हेलो गाइस, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो गाइस, आप सबको पता ही है भाई कल इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला है। तो आप सबके घरों में, बाहर मोहल्ले में, पड़ोस में, दुकान पे, ऑफिस में, जिस जगह भी है, आजकल चर्चा बहुत चल रही होगी भाई, किसकी गवर्नमेंट आ रही है, कौन चुनाव जीत रहा है, कोई किसी के पक्ष में, कोई किसी के पक्ष में। तो भाई आजकल चर्चा पूरी, यानी कुछ दिनों से गर्म चल रही थी, यही टॉपिक होता था हर जगह। भाई हम तो जब भी साइड पे जाते थे, कोई किसी की बात करते तो पापा की, मैं हमारा भी किसी से करते थे जिक्र, या कहीं किसी से भी, यानी सुनने में आ रहा है आजकल हॉट टॉपिक जो है भाई, कल का रिज़ल्ट ही है जो इलेक्शन का, असेंबली 2024 के लोकसभा इलेक्शन का रिज़ल्ट है, यानी असेंबली इलेक्शन का रिज़ल्ट है। उसके बारे में ही सब बातें कर रहे हैं भाई हर जगह, और होनी भी चाहिए भाई। क्या रहेगा, सबका हॉट टॉपिक है, कौन जीतेगा भाई, बीजेपी जीतेगी या इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें बनी हुई है भाई। मैं आप लोगों को क्या लगता है भाई, कौन जीतेगा? मेरे को आज कमेंट में बताओ सब, बाकी कल पता चल जाएगा। तो जिसको आप जिता रहे हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई, वो जीत रहा है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, या भाई बीजेपी जीत रही है। मैं ये कहूँगा भाई, चुनाव थोड़ा सा भाई बीजेपी के पक्ष में ही ज़्यादा है, मेरे को जो लगता है। वैसे पहले जो 2 इलेक्शन हुए हैं उनसे ज़्यादा फाइट रहेगी इस बार बीजेपी को भी। चुनाव इसलिए थोड़ा बीजेपी की तरफ हो गया। वैसे इंडियन गठबंधन बना है, कांग्रेस और छोटी छोटी जो स्टेट पार्टियाज़ हैं, यानी कि प्रदेश की जो पार्टियाँ, उनके बीच में जो गठबंधन हुआ है उसमें थोड़ी सी कमी यही रह गई भाई। जैसे नवीन पटनायक जो हैं उस साइड के, वो नहीं गठबंधन में आए, वो हट गए। ममता बनर्जी बाद में हट गई। यूपी में आप मायावती को नहीं लेके आ पाए, मायावती आपके साथ नहीं जुड़ी, तो बहुत कैंडिडेट टूट गए। जैसे यूपी की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, वो भी फिर बीजेपी के साथ चली गई। तो उसका थोड़ा सा, यानी कि हर क्षेत्रीय पार्टी का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। यानी कि सीटें तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कुछ सीटें घटेगी बीजेपी की और कुछ बढ़ेंगी। जैसे यूपी में है, कुछ सीटों पे फ़र्क पड़ेगा, समाजवादी पार्टी कुछ ज़्यादा जीतेगी। जैसे दिल्ली में था, दिल्ली में 7 की 7 बीजेपी थी, वहाँ भी 1-2 सीटों पे नुकसान हो सकता है। हरियाणा है, जैसे 10 की 10 सीटें कांग्रेस बीजेपी पे थी, वहाँ भी मेरे को लगता है 2-3 सीटों पे फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ही राजस्थान में शायद 1-2 सीटों पे फ़र्क पड़ेगा। पंजाब में तो बीजेपी का कोई ऐसा खास रोल नहीं है, पिछली बार 1 सीट थी, वही 1 आधी सीट भी पंजाब जीतेगी, बाकी तो वही कांग्रेस और अकाली दल और आम आदमी पार्टी है। वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, तो उन्हीं का बनेगा जो बनेगा। अब देखते हैं कि कहाँ, अब मेरे को जो ये दिख रहा है ना कि बीजेपी जो ये यहाँ कुछ सीटें लॉस कर रही है, उनको रिकवर कैसे कर लेगी वो। जैसे भाई मेरे को लगता है पश्चिम बंगाल से पिछली बार भी 16-17 एमपी आ गए थे उनके, इस बार और आ सकते हैं जहाँ से नवीन पटनायक है वहाँ से। दूसरा, बिहार से भी भाई नीतीश कुमार इनसे गठबंधन से अलग होकर सीधा बीजेपी में दोबारा चले गए, तो उसका भी फ़र्क पड़ेगा। अगर बिहार में नीतीश जो होता इंडियन गठबंधन में होता उस टाइम भाई नीतीश की और आरजेडी की गवर्नमेंट थी वहाँ, तो ना और इफेक्ट होता, तो वो ज़्यादा सीटें जीतते वहाँ। पर नीतीश के जाने से भाई बिहार में नुकसान हो रहा है, यानी कि इंडियन गठबंधन को। देखते हैं भाई आरजेडी कांग्रेस ये कितनी सीटें जीतेंगी। अगर, पर मैं इतना कहता हूँ, अगर नीतीश आरजेडी और कांग्रेस के साथ यहाँ होते और गवर्नमेंट उनकी होती स्टेट में, तो भाई ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते थे वो बिहार में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सीटों में जहाँ फ़ायदा हो रहा है, कुछ जगह वो नुकसान कर रहे हैं स्टेट में, उसी जगह यानी बीजेपी रिकवर कर लेगी अपने आप को। और दूसरा भाई, बीजेपी भाई 2 बार से गवर्नमेंट है, मोदी बहुत बड़ा इफेक्ट है, मोदी फैक्टर बहुत बड़ा हो रहा है। पर मैं ये कहता हूँ फाइट हो सकती है इस बार थोड़ी सी इंडियन गठबंधन, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ मानता हूँ, अगर आपका जो विपक्ष है ना वो भी थोड़ा मजबूत होना ज़रूरी होता है सत्ता पक्ष के सामने। क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता ना, जैसे 2 बार से है नहीं, तो भाई जो सत्ता पक्ष होता है वो फिर अपना सामने वाले की सुनती नहीं है। जब विपक्ष मजबूत होता है तो उन्हें कुछ गलतियां करते हैं ना, तो विपक्ष उसको ठीक करा लेता है प्रेशर में या वो देके, तो कुछ चीज़ें होती हैं। पर देखो फिर भी मैं कहूँगा भाई बीजेपी का पलड़ा भारी है जीतने में, बीजेपी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं यही मानता हूँ, कुछ जो नेता नहीं आए इंडियन गठबंधन के साथ, अगर वो आते तो शायद और ज़्यादा इफेक्ट होता। यूपी में और सीटें कम होती इनकी अगर मायावती साथ होती। पर बात वो होती है, जो क्षेत्रीय पार्टियाँ होती है ना, एक दूसरे को पसंद नहीं करती। जैसे यहाँ सपा और मायावती एक साथ नहीं लड़ सकते, पिछली बार लड़े थे
तो भाई जीते भी थे 14-15 सीटें उस टाइम के माहौल में। पर वही है, फिर मायावती ने तुरंत गठबंधन तोड़ दिया। ऐसे ही भाई बिहार में जैसे नीतीश का और आरजेडी का और कांग्रेस का टूट गया, गवर्नमेंट गिर गई, फिर से वो बीजेपी के साथ चले गए। अब उसका फ़र्क पड़ेगा। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने हाथ उठा दिए भाई, उसका भी फ़र्क पड़ेगा। तो इन चीज़ों का इफेक्ट होता है भाई। अगर ये सब पार्टियां मिल के वो लड़ती ना, तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है। देखो कुछ लोग तो खिलाफ हुए हैं बीजेपी के 2 इलेक्शन में। जब आप लगातार गवर्नमेंट चलाते हो तो एक वो होते हैं फैक्टर कि भाई सरकार के खिलाफ लोग हो जाते हैं। अब देखो कुछ डिसीजन सही होते हैं तो कुछ गलती भी करती है गवर्नमेंट, तो लोग उससे थोड़ा सा खिलाफ भी होते हैं। जैसे किसान आंदोलन वाला बहुत बड़ा मैटर रहा एक बार। और भी छोटे छोटे चीज़ें हैं पंजाब से जो इफ़ेक्ट है, यानी कि महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है भाई, बहुत ज़्यादा। मैं एक चीज़ और कहूँगा, जो ये हमारी जो अग्निवीर योजना है, मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ बीजेपी के इस डिसीजन में। कुछ डिसीजन अच्छे हैं तो कुछ, मैं देखो आप हर डिसीजन को भाई गवर्नमेंट को लग रहा होगा, पर मैं नहीं मानता भाई अग्निवीर योजना अच्छी है। आप 4 साल को एक फ़ौजी के लिए भर्ती कर रहे हो, फिर आप उसे फ़ौज में से निकाल दोगे, फिर आप उसका सिलेक्शन करोगे, इसमें से जो अच्छे हैं बस वही गिने जाएंगे। भाई वो बंदा 4 साल में जाके बॉर्डर पे लड़ेगा, उसकी डेथ हो सकती है, उसकी कैजुअलिटी हो सकता है, वो शहीद हो सकता है, उसके घर वालों का क्या होगा। पहले ये था भाई, एक सिपाही होता था, देश के लिए लड़ता था, उसकी पेंशन भी होती थी, सब कुछ होता था, तो भाई एक सपोर्ट होता था उसके लिए। आप एक सैनिक से यानी कि उसका सपोर्ट ही छीन रहे हो, पेंशन ख़त्म होगी, इसकी सिक्योरिटी खत्म। 4 साल बाद वो जॉब छोड़ के आएगा, वो क्या करेगा, वो तो हो गया बेरोजगार। वैसे तो गवर्नमेंट रोज़गार देने की बात कर रही है, पर ये इनसे तो भाई कितने फौजी हर 4 साल में बेरोजगार हुए करेंगे। आप ये सोचो ना, आप कह रहे हो कि उनमें से आप कुछ को वापस ले लो, मैं मान लिया कुछ को, पर बाकी तो बेरोजगार हो गए ना। उनके लिए क्या वो ऑप्शन रहेगा, वो क्या नौकरी करेंगे यार। ज़्यादातर जो भी फ़ौजी होता है भाई गांव से जाता है। गांव के जो लड़के होते हैं वो भाई मेहनत करके फ़ौज में और पुलिस में जाते हैं भाई, वो शहीद भी होते हैं। उनका भाई एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है भाई। अब गांव में ज़मीनें इतनी नहीं, धीरे धीरे कम हो रही है। उनका वही वो होता है, उनकी 2 ही नौकरी होती है, तो पुलिस या फ़ौज। वो इन्हीं सरकारी नौकरियों के लिए वो करते हैं। तो भाई उनके के थ्रू उनकी शादी होती है, उनकी फैमिली आगे चलती है। अब मेरे को तो लगता नहीं अग्निवीर योजना वाले बंदे से कोई बंदा, यानी कि कोई किसी की फैमिली वाला लड़की की शादी करेगा अपनी। ये तो बहुत गलत इफेक्ट जाएगा उन लोगों के ऊपर। और जब वो अपने आप को भाई एक सेफ़ और सिक्योर जॉब पे नहीं समझेंगे, तो वो उस दिल से वे देश के लिए सेवा करेंगे जिस दिल से वो, यानी कि पहले करते थे भाई। उन्हें पेंशन मिलती थी, मेडिकल सुविधाएं मिलती थी, कैंटीन की सुविधाएं मिलती थी, और बाद में उन्हें पेंशन की पूरी, जब वो रिटायर होते थे पेंशन की सिक्योरिटी मिलती थी, फंड मिलता था। अब वो मिल जाएगा, वो इतनी सिक्योरिटी में देश के लिए सेवा करेंगे। और बाई चांस वो बंदा शहीद हो गया तो उसकी फैमिली का क्या होगा भाई, उनको पेंशन दी जाएगी परमानेंट? सोचे, गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। मैं तो ये मानता हूँ भाई, आप सबसे गलत डिसीज़न है मेरी नज़रों में। मेरे को पता नहीं किन लोगों ने ये योजना दे के भाई और गवर्नमेंट ने कैसे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये चीज़ मान ली और उसके ऊपर इतना बड़ा, यानी कि इफेक्ट नहीं हुआ, इसके ऊपर इतना बड़ा धरना नहीं हुआ। मेरे को तो लगता था जैसे किसान आंदोलन हुआ था ना इस योजना के ऊपर, उससे भी बड़ा धरना और उससे भी बड़ा एक वो होना चाहिए था। जो फ़ौज में उन लोगों को इस चीज़ के लिए भाई आवाज़ उठानी चाहिए थी, फ़ौजियों को भी, रिटायर फ़ौजियों को भी उठानी चाहिए। धरना होना चाहिए था भाई, देश को बंद कराना चाहिए था कि ये योजना नहीं अप्लाई में आनी चाहिए। भाई मैं नहीं मानता, बहुत गलत हो रहा है उन लोगों के साथ। पर ये है भाई, सब डिसीज़न भाई गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ हमें पसंद नहीं आएंगे, कुछ औरों को पसंद नहीं आएंगे। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी थिंक होती है। पर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का आज तक का मुझे सबसे गलत डिसीज़न लिया कि उन्होंने ये योजना निकाल के बहुत बड़ा गलत वो करा है। बेचारे फौजियों के साथ, गरीब घर से आते हैं, गाँव से आते हैं, एक नौकरी के लिए मेहनत करते हैं, इतनी फिज़िकल फिटनेस करते हैं अपने लिए, अपने शरीर के ऊपर, फिर वो देश की सेवा करते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं, शहीद भी होते हैं, और उनके साथ हम ऐसा कर रहे हैं 4 साल बाद उन्हें जॉब से हटा दिया जाएगा। तो भाई कितना कैडा काम है उनके साथ। बहुत, मेरे को तो ऐसा लग रहा है फौज नहीं रही, सरकारी नहीं रही, एक प्राइवेट संस्था हो गई है। जैसे हमारी गवर्नमेंट और चीज़ों में भी कर रही है, जैसे भाई ट्रेन्स को, एयरपोर्ट्स को, BSNL को, बैंक्स को, जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। चलो इन चीज़ों में तो अच्छा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये सरकारी संस्था काम अच्छे से नहीं करती। ये प्राइवेट होंगी तो ये कुछ अच्छा करेगी, पर आप फ़ौज को प्राइवेट नहीं कर सकते भाई, तो देश की फ़ौज है। ये चीज़ें बिल्कुल सही डिसीजन मानूंगा कि भाई जैसे एयरपोर्ट्स है, ट्रेन्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ये सब चीज़ें जो है, इन चीज़ों को कर सकते हो आप। इससे यानी कि थोड़ा सा अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी इन डिपार्टमेंट। भाई अगर मैं तो एक चीज़ बताऊँ ना,
फ़ौज की जगह अगर किसी चीज़ को भाई प्राइवेट करना था ना, तो ये सरकारी स्कूलों को बंद कर देती पहले गवर्नमेंट। मैं तो ये कहता हूँ, जो इन स्कूलों में टीचर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं ना, 60-60, 70-70, 80-80 हज़ार, खासकर भाई दिल्ली का तो देखो मैंने सुना है बहुत अच्छा सिस्टम हो चुका है, पर मैं खुद अपनी यूपी की बता सकता हूँ, मैंने देखी है। राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, कुछ स्कूल यहाँ तो मैंने देखे हैं। ये तो भाई सरकारी स्कूल किसी काम के नहीं है। खुद कुछ कई कई स्कूलों में ना ऐसे भी है कि 4-5 बच्चे हैं, 5-6 बच्चे और इतने टीचर हैं वहाँ। तो वहाँ क्या यानी कि आप वो करोगे कि सरकारी स्कूल के टीचरों को इतनी इतनी तनख्वाह देने की ज़रूरत है? क्या फ़ायदा है इनका? ये जो गवर्नमेंट बैंक में बैठे हुए एम्प्लॉय हैं, ये कुछ नहीं करते, पूरे दिन में बैठ के एक एक बटन दबा दबा के एक एक उसका कस्टमर का काम करेंगे। इनको इतनी फ्री की तनख्वाह और हराम की तनख्वाह मिलती है। इनको प्राइवेट कर दो बैंक को, इन पर स्कूलों को ऐसे ही कर दो। उन गरीब बच्चों को आप पढ़ाना है, उनके लिए ये डालो कि भाई कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, पर ये सरकारी तनख्वाह नहीं मिलेगी। प्राइवेट स्कूल के जो टीचर आते हैं और उनको भाई नॉलेज नहीं होती। जो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं बिल्कुल ठप होते हैं भाई, अंगूठा छाप की तरह। क्या पढ़ाते? कुछ नहीं पढ़ाते भाई। मैंने खुद अपने गांव में देखा कि कितने बच्चे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कितने बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, और वहाँ कितने टीचर है, वो पूरे दिन क्या करते हैं? कुछ नहीं करते भाई, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। बहुत जगह देखा है मैंने चीज़ें। कहीं सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं है। इन गवर्नमेंट बैंक्स में कुछ नहीं होता है, SBI वगैरह भाई इतनी थर्ड क्वालिटी की सर्विस है, इतने आराम से काम करेंगे। जितनी देर में प्राइवेट बैंक में 10 कस्टमर को ख़त्म कर देते ना, इतनी देर में तो वो एक को भी नहीं करते। लगे रहते हैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के, बतियाते रहेंगे, मजाक करते रहेंगे, बहस करते रहेंगे। वो लोग कुछ नहीं कर रहे भाई, उनको करो जितने सरकारी डिपार्टमेंट में फ्री की खा रहे हैं आप। एक जो फ़ौज का बंदा जो इतनी भाई टाइट ड्यूटी करता है, ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, भाई कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ़ में कई कई दिन भूखे रहते हैं। जंगल में जहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता वहाँ पड़े रहते हैं। रेगिस्तान में जहाँ इतनी गर्मी होती है वहाँ पड़े रहते हैं। बॉर्डर पे पड़े रहते हैं, कई कई दिन उन्हें खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता। खड़े कई कई घंटे वो लगातार ड्यूटी करते हैं रेगुलर। और भाई इतनी हार्ड ड्यूटी करने के बाद आपने सबसे पहले उन लोगों को प्राइवेट कर दिया 4 साल के लिए। इन टीचरों को करो ना, इन बैंक के कर्मचारियों को करो ना। हकीकत बात तो ये है, ऐसे लोगों को करो। ये डाकघर, ये बैंक, ये सब जो आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट जिनको अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं करते। इन चीज़ों को प्राइवेट कर दो, फ़ौज को नहीं करना। फिर भी भाई देखो, मैं ये कहूँगा बीजेपी के कुछ डिसीजन, ज़्यादा डिसीजन अच्छे हैं, पर कुछ डिसीजन अच्छे नहीं लगते मेरे को। बस ये डिसीजन मैं ये कहूँगा, और कोई डिसीजन मेरे को इतना कोई ख़ास बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में इतना ध्यान नहीं देता। पर मेरे को ये वाला डिसीजन हमेशा से बीजेपी का खलता था। और एक ही जो किसानों के लिए करते हैं वो लोग, उनके लिए। दूसरा भाई देखो, आप लोग बताओ किसकी गवर्नमेंट बनेगी? मैं तो भाई ये कह सकता हूँ गवर्नमेंट किसी की भी बने, बस भाई ये फ़ौज वाला मैटर हटा देना। और देश देखो सब चलाते आ रहे हैं पहले टाइम से। मैं ये कहूँ करप्शन अब नहीं है, पहले ज़्यादा था। भाई करप्शन अब भी है, होता है, पहले भी था, अब भी है। कुछ कम हो सकता है, कुछ जगह अच्छे हैं भाई। देखो मोदी जी जो हैं वो नीचे लेवल तक तो आ नहीं सकते, हर काम तो वो कर नहीं सकते। वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनकी टीम होती है, उनके लोग होते हैं, उनको सलाह देते हैं, कुछ सलाह वो मानते हैं, तो डिसीजन से होता है। पर ये नहीं होना चाहिए कि भाई बस फ़ौज वाला मैटर फंसा हुआ है मेरी नज़रों में, तो और कुछ नहीं। और आप लोग बताना भाई आप किसके साथ हो? आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, इंडियन गठबंधन को कर रहे हो? भाई जो मैंने वोट दी है, मैं तो अब बताने क्या बताऊँ मैं आपको। जो हमारे यहाँ का लोकल कैंडिडेट है, मेरे को तो वो पसंद था, तो मैंने उसे दी ना। मैं बीजेपी को देख के की ना मैंने को। और मैं ना ये मानता कि भाई बीजेपी को देख के या कांग्रेस को देख के वो देनी चाहिए वोट की भाई मोदी जी के चेहरे पे हम किसी भी, जो चाहे वो कैंडिडेट खड़ा है वो अच्छा है बुरा है, देनी चाहिए भाई। कैंडिडेट को देख के वोट देनी चाहिए, जो वहाँ का कैंडिडेट अच्छा है, जिस पार्टी से, चाहे वो भाई किसी पार्टी से भी नॉन निर्दलीय, उस कैंडिडेट को वोट देनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी चीज़ का हो। जो बंदा काम करता है, अच्छा है, लोगों के लिए जुड़ रहा है, उसे वोट दो। आजकल ये जो नीचे के नेता हो गए ना, जो नए नए बन रहे हैं और भाई मोदी लहर में जीत गए, वो उनका सीधा फंडा होता है मोदी जी के चेहरे पे वोट दो, मोदी जी को वोट दो। काम तुम्हें करना है ना, मोदी जी को नहीं काम करना। मोदी जी अपनी जगह काम कर रहे हैं, तुम्हारे इलेक्शंस की जगह पे तो आके काम नहीं करेंगे। हाँ तुम काम करो तो तुम्हें क्यों मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगनी पड़ेगी? तुम्हें खुद अपने चेहरे पे वोट मिलेगी। तो भाई कैंडिडेट देख के वोट देनी चाहिए और कैंडिडेट को देख के जिताना चाहिए। बाकी भाई कल रिज़ल्ट आ जाएगा, सबका सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है कल सबको पता चल जाएगा। और ये इतने दिन से जो हॉट चर्चा चल रही है आजकल हर जगह
इलेक्शन गई बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, समाजवादी जीतेगी, फलाना जीतेगा, ढिंकाना जीतेगा, स्टेट में इतनी सीटें आएंगी। भाई हर जगह गणित चल रहा है। एक तो सर्वे आता है न्यूज़ चैनल्स पे इतने दिनों से आता रहता है, एक सर्वे भाई सबकी, जहाँ 4 जने या 10 जने बैठ जाएंगे वहाँ सर्वे अलग ही चल रहा है, सबका अपना पर्सनल सर्वे। तो कल वो सर्वे ख़त्म हो जाएगा भाई, 7:30 बज चुके हैं सुबह से भाई, सर्वे यानी कि उनका रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से 2, 4, 5, 6 घंटे में जो कंडीशन होती है वो क्लियर हो जाती है। फिर तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, तो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलो गाइस अब करते हैं इस व्लॉग का एंड। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो प्रशांत शिवाज को। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में जब कल रिजल्ट आ रहा होगा। ठीक है गाइस, बाय गाइस।